Welcome to Daily Learning Podcast. नमस्ते और आज के इस गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। क्या हम अपने दिमाग के ड्राइवर हैं या सिर्फ पैसेंजर? हमारे सूत्र, जो एक प्रमुख न्यूरोलॉजिस्ट के साथ हुई बातचीत पर आधारित है, वो बताते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ पैसेंजर सीट पर बैठे हैं, अपनी भावनाओं और पुरानी आदतों के हिसाब से चल रहे हैं। तो हमारा मकसद इस सारी जानकारी में से वो काम की विज्ञान पर आधारित तकनीकें निकालना है जिन्हें कोई भी अपनाकर स्टीयरिंग व्हील पर वापस बैठ सकता है। हम दिमाग को सुबह तैयार करने से लेकर मुश्किल भावनाओं को संभालने तक हर पहलू पर बात करेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक तरह से दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने और उसे अपग्रेड करने जैसा है। आज हम दिमाग की वायरिंग को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम उसे अपने फायदे के लिए रीवायर कर सकें। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। चलिए तो शुरुआत सुबह से ही करते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि दिन का जो पहला घंटा होता है वो आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। क्या न्यूरोसाइंस भी इस बात को मानता है या ये सिर्फ एक कहने की बात है? नहीं, ये बात बिल्कुल सच है और इसके पीछे ठोस विज्ञान है। आप इसे कार के गियर की तरह सोचिए। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा दिमाग डेल्टा तरंगों में होता है, मतलब पहला गियर। जब हम धीरे धीरे जाग रहे होते हैं तो वो थीटा में आता है, दूसरा गियर। अल्फा को आप न्यूट्रल या क्रूजिंग मोड कह सकते हैं, शांत, सीखने को तैयार। और बीटा है चौथा या पांचवा गियर। जब आप ट्रैफिक में होते हैं, पूरी तरह चौकन्ने, शायद तनाव में भी। और ज्यादातर लोग अलार्म बजते ही पहले गियर से सीधे पांचवें में जाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, वही तो होता है। एक जोर का अलार्म बजता है, हम हड़बड़ा कर उठते हैं, फोन उठाते हैं और दिमाग सीधा डेल्टा से बीटा में चला जाता है। ये ठंडे इंजन पर गाड़ी को सीधे पांचवें गियर में डालने जैसा है। इससे दिमाग पर जबरदस्त जोर पड़ता है और शायद इसीलिए दिन भर एक थकावट और बिखरा बिखरा सा महसूस होता है। आपने सही पकड़ा। वही वजह है। असली खेल तो सुबह के उन कीमती थीटा और अल्फा पलों का फायदा उठाने में है। तो इस गोल्डन आवर का सही इस्तेमाल कैसे करें? मैंने सुना है कि बातचीत में मूवर्स नाम की एक तकनीक का जिक्र था। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर क्या ये व्यावहारिक है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है। एम का मतलब है मेडिटेशन, मतलब ध्यान। अच्छा। और इसका ये मतलब नहीं कि घंटों बैठना है, नहीं, बस 5 मिनट। 5 मिनट की खामोशी भी दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करती है। फिर आता है ओ, ऑक्सीजनेशन, मतलब गहरी सांसें लेना। हम अक्सर बहुत उथली सांसें लेते हैं, जिससे दिमाग को पूरी ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाती। और वी है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करना। यहाँ पर एक पियानो वाली स्टडी का जिक्र था जो मुझे काफी चौंकाने वाली लगी। हाँ, वो कमाल की स्टडी थी। उसमें एक ग्रुप ने असल में पियानो बजाया और दूसरे ग्रुप ने सिर्फ दिमाग में पियानो बजाने की कल्पना की। कुछ हफ्तों बाद दोनों ग्रुप्स के दिमाग में जो मोटर कॉर्टेक्स का हिस्सा है, उसमें एक जैसी ग्रोथ देखी गई। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि दिमाग के लिए सोचने और करने में कोई फर्क नहीं है? ये तो गेम चेंजर है। इसकी सीमा क्या है? क्या मैं सिर्फ सोचकर सिक्स पैक एब्स बना सकती हूँ? हाँ, नहीं, 6 पैक के लिए तो आपको जिम जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये दिमाग के न्यूरल पाथवेज, मतलब तंत्रिका मार्गों को मजबूत करने के लिए काम करता है। जब आप किसी स्किल की कल्पना करते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग या कोई स्पोर्ट्स, तो आप दिमाग में उस काम के लिए सर्किट को पहले से तैयार और मजबूत कर रहे होते हैं। दिमाग के लिए ये एक असली अभ्यास जैसा ही है। इसीलिए तो टॉप एथलीट इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग की मांसपेशियों को मजबूत करने जैसा है। आगे ई, आर और एस हैं, एक्सरसाइज, रीडिंग और स्क्राइबिंग। हाँ, ये यानी कोई भी हल्की फुल्की कसरत जो खून का बहाव बढ़ाए। आर यानी कुछ सकारात्मक पढ़ना, क्योंकि सुबह आपका दिमाग एक स्पंज की तरह होता है, जो भी पढ़ेंगे उसे सोख लेगा। और एस है स्क्राइबिंग, मतलब लिखना। दिमाग में जो भी उथल पुथल चल रही है उसे कागज पर उतार देना। इसे आप एक तरह का ब्रेन डंप समझिए। मनोवैज्ञानिक शायद इसे कैथार्सिस कहते हैं ना, भावनात्मक सफाई। बिल्कुल। ईमानदारी से कहूँ तो ये सब सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन सुबह सुबह इतना सब कुछ करने का समय किसके पास होता है? क्या इसमें से कोई एक या दो चीजें करना भी काफी होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। जरूरी नहीं कि आप सब कुछ करें, बिल्कुल नहीं। शुरुआत सिर्फ 1 या 2 चीजों से करें जो सबसे आसान लगे। 5 मिनट ध्यान या सिर्फ 2 मिनट गहरी सांसें। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है। और एक बोनस टिप जो सूत्रों में थी, सुबह उठते ही कुछ मिनट सूरज की रोशनी में बिताना। अच्छा, उसका क्या विज्ञान है? ये हमारे दिमाग में सुप्राकैज़्मेटिक न्यूक्लियस नाम की एक
कह सकते हैं कि मास्टर क्लॉक को सेट करता है, जो हमारे सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। और हाँ, पहले घंटे में कॉफी से बचें। तो हम अपने दिमाग को दिन के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये हमें हमारे उस बड़े सवाल पर वापस लाता है, ड्राइवर बनाम पैसेंजर। क्या हम सच में दिमाग की बनावट को बदल सकते हैं या ये पैदाइशी तौर पर हार्ड वायर्ड है? हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में सुना तो बहुत है, पर क्या ये सच में काम करता है? ये बिल्कुल काम करता है, और किसी भी उम्र में। दिमाग हार्ड वायर्ड नहीं बल्कि सॉफ्ट वायर्ड है। इसे समझने के लिए दिमाग के 3 मुख्य हिस्सों को देखिए। सबसे नीचे है ब्रेन स्टेम, हमारा सर्वाइवल ब्रेन। ये सांस और दिल की धड़कन जैसी चीजें संभालता है। उसके ऊपर है लिम्बिक सिस्टम, हमारा भावनात्मक दिमाग। ये बहुत शक्तिशाली होता है ना? बहुत ज्यादा। यहीं से लड़ाई, डर, भागने मतलब फाइट फ्लाइट फ्रीज वाली प्रतिक्रियाएं आती हैं। ये गाड़ी का वो पैसेंजर है जो खतरा देखते ही चिल्लाने लगता है। और सबसे ऊपर हमारा ड्राइवर बैठा है। बिल्कुल। सबसे ऊपर है हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का सीईओ। ये तर्क, योजना, आत्म नियंत्रण और सही गलत का फैसला करता है। समस्या ये है कि लगभग 80% लोग ज्यादातर समय अपने लिम्बिक सिस्टम यानी उस डरे हुए पैसेंजर के कंट्रोल में रहते हैं। मतलब वो सिर्फ प्रतिक्रिया करते हैं। हाँ, ट्रैफिक में किसी ने कट मारा, लिम्बिक सिस्टम हावी हुआ और गुस्सा फूट पड़ा। बॉस ने कुछ कहा, लिम्बिक सिस्टम ने उसे व्यक्तिगत हमले की तरह लिया और डर पैदा हो गया। तो सवाल यह है कि हम अपने इस सीईओ को मजबूत कैसे करें और चाबियां वापस ड्राइवर के हाथ में कैसे दें? इसका पहला कदम है जागरूकता। अपने दिन का एक ऑडिट करें। ध्यान दें कि आप कब और कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। जब आपको गुस्सा आता है तो क्या आप उस पर सवार हो जाते हैं या आप उसे देख पाते हैं? ये जानना कि अभी मेरा लिम्बिक सिस्टम हावी हो रहा है, पहला और सबसे बड़ा कदम है। अच्छा, ये प्रतिक्रिया और जवाब के बीच एक छोटा सा गैप बना देता है। एकदम सही। और उसी गैप में कंट्रोल की शक्ति छिपी है। और दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है अभ्यास। अपने दिमाग की तरंगों को सचेत रूप से बदलना। शांति और सीखने के लिए जरूरी अल्फा तरंगों को बढ़ाने के लिए सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके बैठना या घास पर नंगे पांव चलना, जिसे ग्राउंडिंग या धरती से जुड़ना कहते हैं। हाँ, वो बहुत असरदार है। इसका सीधा असर हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है और वो शांत होता है। और फोकस के लिए, मतलब बीटा तरंगों के लिए जो काम के समय बहुत जरूरी होती हैं। फोकस्ड बीटा तरंगों के लिए त्राटक जैसी एकाग्रता वाली एक्सरसाइज अद्भुत काम करती है। इसमें आप एक मोमबत्ती की लौ पर बिना पलकें झपकाए ध्यान केंद्रित करते हैं। ये आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स के लिए समझिए जिम जाने जैसा है। ये सीधे तौर पर आपके ध्यान केंद्रित करने वाले मसल को प्रशिक्षित करता है। इसी से जुड़ा एक और शब्द मैंने सुना, न्यूरोबिक्स। ये सुनने में 90 के दशक के एरोबिक्स वर्कआउट जैसा लगता है। क्या ये दिमाग के लिए पजल सॉल्व करने जैसा है? पजल इसका एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन न्यूरोबिक्स का असली मतलब है दिमाग को आश्चर्य देना। हमारा दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, एक रास्ता से सुस्त और चुनौतियों से मजबूत होता है। रोज एक ही रास्ते से ऑफिस जाना, एक ही तरह का काम करना, ये सब दिमाग को ऑटो पायलट पर डाल देता है। तो दिमाग के ऑटो पायलट को बंद करना ही न्यूरोबिक्स है? एकदम सही। जब आप कुछ नया या अलग करते हैं, जैसे अपने गैर प्रमुख हाथ से ब्रश करना, तो दिमाग अपने पुराने घिसे पिटे रास्ते इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसे एक नया न्यूरल हाईवे बनाना पड़ता है। अच्छा, यही न्यूरोबिक्स का जादू है, दिमाग को हर दिन छोटी छोटी पहेलियां देना। तो क्या काम पर जाने के लिए एक अलग रास्ता लेना भी दिमाग का एक असली व्यायाम है? ये सुनने में तो बहुत ही ज्यादा आसान लगता है। ये आसान है और इसीलिए ये इतना शक्तिशाली है। दिमाग के लिए एक नई चुनौती है, या कुछ ऐसा सीखना जो आपके लिए बिल्कुल नया हो, जैसे मिरर राइटिंग। मिरर राइटिंग, वो क्या है? मतलब ऐसा उल्टा लिखना कि शीशे में देखने पर वो सीधा दिखे। ये दिमाग में नए कनेक्शन बनाता है और उसे चुस्त रखता है। ये छोटी लगातार मिलने वाली चुनौतियां दिमाग को उम्र भर जवान रखती हैं। तो हमने अपने दिमाग के सीईओ यानी फ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करने और उसे चुस्त रखने की बात की, लेकिन क्या ये सीईओ सब में एक जैसा काम करता है? स्रोतों में पुरुष और महिला के दिमाग में भावनाओं को प्रोसेस करने के तरीके पर कुछ दिलचस्प बातें थी। हाँ, ये एक बहुत ही रोचक विषय है। देखिए, संरचनात्मक रूप से, मतलब बनावट में, दिमाग काफी हद तक यूनिसेक्स होते हैं। असली अंतर प्रोसेसिंग में है, जो हमारी विकासवादी विरासत से आता है। पुरुषों का दिमाग आमतौर पर मोनोफोकल होता है, मतलब वो एक समय में एक चीज पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने के लिए बने हैं, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर करता था। और महिलाओं का दिमाग मल्टीटास्किंग या मल्टीफोकल के लिए बेहतर वायर्ड है,
क्योंकि ऐतिहासिक रूप से उन्हें एक ही समय में बच्चों की देखभाल, भोजन की व्यवस्था और समुदाय में सामाजिक संबंधों जैसी कई चीजों पर ध्यान देना होता था। उनके दिमाग के दोनों गोलार्धों हेमिस्फेयर्स के बीच का कनेक्शन ज्यादा मजबूत होता है, जिससे वे जानकारी को ज्यादा समग्र रूप से प्रोसेस कर पाती हैं। और इसका असर ब्रेकअप जैसी भावनात्मक स्थितियों में कैसे दिखता है? यहाँ अंतर न्यूरोकेमिकल स्तर पर और भी साफ हो जाता है। महिलाओं में ऑक्सीटोसिन, जिसे बॉन्डिंग या कडल हार्मोन भी कहते हैं, रिश्ते में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये जुड़ाव और विश्वास पैदा करता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की भूमिका ज्यादा प्रभावी होती है। इसलिए जब रिश्ता टूटता है तो महिलाओं के लिए ये एक गहरे बंधन का टूटना होता है, जो ऑक्सीटोसिन सिस्टम को झकझोर देता है। पुरुष भी दर्द महसूस करते हैं, लेकिन उनके दिमाग की केमिकल प्रतिक्रिया अलग होती है। तो जब हमारा भावनात्मक दिमाग, हमारा लिम्बिक सिस्टम, हमारे सीईओ पर हावी हो जाए, तो क्या हमारे पास कोई इमरजेंसी ब्रेक है जिसे हम खींच सकें? मान लीजिए किसी को अचानक बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। बिल्कुल, और ये तकनीकें बहुत तेजी से काम करती हैं। गुस्से के लिए जो सिर्फ 13 सेकंड का एक न्यूरोलॉजिकल चक्र है, आप साइक्लिक साय तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। साइक्लिक साई वो कैसे करते हैं? एक गहरी सांस नाक से लें और फिर सांस छोड़ने से ठीक पहले एक और छोटी सांस अंदर खींचें और फिर मुंह से पूरी सांस बाहर छोड़ दें। ये शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को तुरंत बाहर निकालता है और आपके नर्वस सिस्टम को रीसेट कर देता है। गुस्से का चक्र तुरंत टूट जाता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। और चिंता या घबराहट के लिए, जो आजकल बहुत आम है? चिंता के लिए 4-7-8 सांस लेने की तकनीक बहुत कारगर है। 4 सेकंड तक नाक से सांस अंदर लें, 7 सेकंड के लिए उसे रोकें और फिर 8 सेकंड में धीरे धीरे मुंह से छोड़ें। ये तकनीक आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब शरीर के रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम को सक्रिय करती है, जो शरीर को तुरंत शांत करने का सिग्नल भेजता है। और अगर कोई बहुत थका हुआ या ऊर्जा में कमी महसूस कर रहा हो, कॉफी पीने के अलावा कोई और उपाय है? मुस्कुराते हुए, कॉफी के अलावा भ्रामरी प्राणायाम एक त्वरित रिचार्ज है। इसमें आप कानों को बंद करके मधुमक्खी जैसी भिनभिनाने की आवाज निकालते हैं। ये दिमाग में नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन बढ़ाता है, जो रक्त वाहिकाओं को फैलाता है, जिससे दिमाग में खून और ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है। बिल्कुल, और दिमाग तुरंत री एनर्जाइज हो जाता है। तो आज की हमारी बातचीत से साफ है कि हम अपने दिमाग के पैसेंजर बने रहने के लिए मजबूर नहीं हैं। हमारा दिमाग स्थिर नहीं है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। हमने सीखा कि दिन का पहला घंटा हमारे दिमाग को चलाने के लिए एक सुनहरा अवसर है और हम अपने फ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करके अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के ड्राइवर बन सकते हैं। अंततः ये सब नियंत्रण हासिल करने के बारे में ही है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई कि इंसान मुख्य रूप से सिर्फ 3 चीजों के बारे में बार-बार सोचता और चिंता करता है: स्वास्थ्य, धन और रिश्ते। और इन तीनों को दिमाग ही नियंत्रित करता है। अगर आप अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप इन तीनों क्षेत्रों में ड्राइवर सीट पर आ जाते हैं। बिल्कुल। और अंत में विचार करने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। शोध से पता चलता है कि उच्च प्रदर्शन करने वाले लोगों और लंबे समय से ध्यान करने वालों के दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क काफी शांत होता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो लगातार हमारे बारे में सोचता है। उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, मैंने कल ऐसा क्यों कहा, यह हमारे अंदर की लगातार चलने वाली कमेंट्री है। तो सोचिए, अगर आपके अंदर की ये लगातार चलने वाली आवाज शांत हो जाए तो दिमाग की कितनी ऊर्जा आजाद हो जाएगी और उस ऊर्जा से क्या कुछ संभव हो सकता है। Thanks for watching Daily Learning Podcast for actionable lessons you can apply immediately.